हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फ़ा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। और मैं आज आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की 1857 की क्रांति के बारे में, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के महान लोगों का इस क्रांति में योगदान रहा था और किस किस राजा और रानी ने इस क्रांति में मुख्य रूप से योगदान लिया था। इसके बाद में जो भारत में स्वतंत्रता का मूवमेंट चला था, इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था, उसमें किस प्रकार से भारत के लोगों ने और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसमें उसका योगदान रहा था। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, उत्तर प्रदेश के मैप पर ही बता देता हूं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ पर किन किन लोगों ने इसमें मुख्य रूप से हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ मुख्य रूप से देखो, रिवोल्ट का जो सेंटर रहा था वो झांसी सेंटर रहा था। और सबसे ज़्यादा बशर्ते कि जो है कि रिवोल्ट आपका जो है कि शुरू हुआ था आपका मेरठ से, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, शुरू आपका मेरठ से हुआ था। लेकिन जो रिवोल्ट का सबसे बड़ा सेंटर रहा था वो आपका कानपुर रहा था। इसके अलावा मेरठ के बाद जो है दिल्ली में रिवोल्ट जो है कि 12 मई 1857 को पहुंच चुका था, और जो 10 मई 1857 को ये मेरठ में रिवोल्ट की शुरुआत हो गई थी, यानी कि विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद ये धीरे धीरे इसका विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे झांसी, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, बरेली, इसके अलावा हम ईस्ट में भी देख सकते हैं कि इसमें जो बलिया है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो कुंवर सिंह थे उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की 1857 में लड़ाई लड़ी थी। तो चलिए आइए देखते हैं हम अलग अलग तरीके से किस प्रकार इस जगह पर अलग अलग राजाओं ने किस प्रकार से यहाँ लड़ाई लड़ी, और आखिर वो क्या कारण थे जिस वजह से 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा था, और कितनी हद तक वो जो है कि सफल रहा। तो चलिए आओ देखते हैं उत्तर प्रदेश का रोल। तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 में सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद जो है कि हम देखेंगे जो इसका कारण क्या था, जो 1857 का जो मूवमेंट विद्रोह हुआ था उसका मुख्यतः आपका कारण था, जो यदि आप देखोगे कि 1840 से 1853 के बीच में जो है कि अंग्रेज़ों की एक नीति आई थी जो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी। उसकी वो नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लिव्स, जिसको कहते हैं डलहौजी की विलय नीति। इसका इसे गोदन लेना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये नियम था कि यदि किसी राजा या रानी के पास उसके पास अपना बेटा नहीं है तो वह स्वयं अपने आप ही वो अंग्रेज़ों की साम्राज्य में वो उनका राज्य शामिल हो जाता था। और यहाँ बड़ा ही इंटरेस्ट की बात यह है कि इस नीति के तहत न तो अंग्रेज़ों को कोई युद्ध लड़ना पड़ता था, और उनके बड़ी ही आसानी से दूसरा साम्राज्य उनके अंदर आ जाता था। इस प्रकार से जो है कि झांसी, जालौन और हमीरपुर बड़ी ही आसानी से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए थे। इसके अलावा 1857 में जो है कि सागर और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट भी इसी नीति के तहत अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए थे। इसके अलावा हम देखेंगे जो सबसे मुख्य रूप था जो अवध देखेंगे, अवध भी एक मुख्य सेंटर रहा था आपकी 1857 के विद्रोह का। तो इसमें 1856 में भी इसी प्रकार से बड़ी ही आसानी से अवध के साम्राज्य को भी अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार हम जैसा कि मैंने बताया, तो इन्हीं कारणों से और अन्य भी कई कारण थे जिस वजह से 1857 का क्रांति हुई थी। तो 10 मई 1857 को मेरठ में वहाँ के सैनिकों ने रिवोल्ट किया था, वहाँ की आर्मी को मार दिया था, ब्रिटिश आर्मी को मार दिया था। और धीरे धीरे ये मूवमेंट आपका जो है कि झांसी, कालपी, कपूर, कानपुर, पिठूर, लखनऊ, अवध, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ तक और पूरे उत्तर प्रदेश में ये फैल चुका था। चलो आइए देखते हैं फिर इससे आगे कहाँ कहाँ धीरे धीरे ये जो है कि मूवमेंट आपका पहुंच चुका था। तो देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कई डेट दी हुई हैं कि किस डेट को ये मूवमेंट कहाँ पहुंचा था। 25 मई को जिस प्रकार रुड़की में पहुंचा था, 30 मई को मथुरा और लखनऊ में पहुंचा था, और 31 मई को बरेली में। ये आपकी डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमको मुख्य रूप से यहाँ स्टडी करना होगा आपका कि झांसी में कब पहुँचा था, कानपुर में कब पहुँचा था, लखनऊ में कब पहुँचा था, मेरठ और बरेली में ये कब जो है कि यहाँ के लोगों ने विद्रोह शुरू किया था। तो चलिए आप देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि और इसमें मुख्य रूप से जो राजा और रानी जिन्होंने 1857 का संग्राम में हिस्सा लिया था, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी थी, नाना साहब थे बिठूर के, तात्या टोपे थे जो नाना साहब के कमांडर थे, उनके असिस्टेंट अजमुल्ला खान भी रहे थे, बेगम ऑफ अवध। इसके बारे में देखेंगे रानी
बेनी माधव हैं और मौलवी अहमदुल्ला खान भी इसमें इन सभी लोगों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो चलिए आप देखते हैं आगे कि कारण क्या रहा था कि कानपुर के लोगों ने यहाँ पर रिवोल्ट किया था। तो कानपुर में देखो आपकी वही डॉक्टर लिप्सी यहाँ भी कारण थी, क्योंकि जो नाना साहब थे उन्होंने जो है कि अपने एक अडॉप्टेशन लिया था, यानी कि अपना एक बेटा उन्होंने गोद लिया था जिसका नाम बाजीराव सेकंड था, और लेकिन उससे अंग्रेज मान्यता नहीं दे रहे थे, इसलिए कानपुर में भी इसी कारण से रिवोल्ट किया था लोगों ने ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ में। जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिशों के जो कानपुर में पोस्टेड थे वो सारे मार दिए गए थे। आप देखिए यहाँ पे जो शुरुआत हुई है, इस डेट को आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो रिवोल्ट की शुरुआत हुई है वो 4 मई से 25 मई तक हुई थी। जो नाना साहब थे उनकी फोर्सेज अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, और वो आखिरकार 30 जून को जो है कि पेशवा उनको घोषित कर दिया गया बिठूर का। तो आप देखिए यहाँ पे आपकी पहली जीत होती है हम स्वतंत्रता सेनानियों की उत्तर प्रदेश में। तो इसके आप देखेंगे कि जब कानपुर भी आपका उत्तर प्रदेश के पास ही पड़ता है, तो वहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई के पति जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तो उनको भी अंग्रेज़ों ने अपने बेटे को गोद नहीं लिया था। इस कारण देखो यहाँ भी 5 से 8 जून के बीच रिवोल्ट जो कि झांसी की रानी ने कर दिया था। और उसके अलावा धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिशों को निकाल दिया गया था। आप बरेली में भी देखिए, बरेली में आपके लीडर्स कौन हैं। बरेली में आपके देखो खान बहादुर खान जो है कि यहाँ पर लीडर रहे हैं, जो एक रोहिल्ला रूलर थे। रोहिल्ला वो रूलर थे जो रोहिलखंड, जैसे बुंदेलखंड आपका उत्तर प्रदेश के साथ में पड़ता है, आपको यदि नॉर्थ में देखोगे तो जो बरेली वाला रीजन है उसके रोहिलखंड कहा जाता है। वहाँ पर जो है कि बरेली पड़ता है, वहाँ पर जो है कि खान बहादुर खान ने भी इसी प्रकार से रिवोल्ट कर दिया था, और 1 साल तक वहाँ पे जो ब्रिटिशों का शासन बिल्कुल नहीं रहा था। तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं, बरेली आपका हो गया। अब हम देखते हैं और आगे चलते हैं, इसी मूवमेंट को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि अब हम पहुँच जाते हैं फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में अब आप 18 जून देखो, धीरे धीरे हम 4 जून से शुरुआत, मई से शुरुआत हुई थी, अब हम जून में पहुँच गए, 18 जून तक पहुँच गए। और यहाँ पर जो कि नवाब तफज्जुल खान थे, उन्होंने भी अपने फर्रुखाबाद का उन्होंने भी अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया था। और वहाँ पर भी देखिए रिवोल्ट जो है कि हुआ फतेहगढ़ कैंटोनमेंट में हुआ था। इसके बाद आप यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो है कि मई तक अवध जो है कि साइलेंट रहा था, यानी अवध में किसी प्रकार का रिवोल्ट नहीं हुआ था मई तक, जबकि मई के एंड तक कोई भी रिवोल्ट नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद यहाँ रिवोल्ट हुआ। इसका कारण क्या था, जैसा कि जो कि यहाँ के राजा थे वाजिद अली शाह, जब जो इनकी मृत्यु होने के बाद जो इनकी विधवा पत्नी थी रानी बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने माइनर बेटा, जिनका छोटा बेटा था जिसका नाम था ब्रिजिस कादिर, उनको रूलर जो है कि डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन वही बात दोबारा से वापस आई, यहाँ भी अंग्रेज़ों ने उनको जो है कि अपना नहीं माना इस, और जो है कि उस पर भी डलहौजी ने इस विचार को नहीं माना उन्होंने। इस कारण यहाँ के लोगों ने भी अपना रिवोल्ट किया। और यहाँ पे जो रेसिडेंट थी, इंग्लिश रेसिडेंट, यहाँ पर देखिए इंग्लिश रेसिडेंट यानी कि जो है कि उस टाइम क्या होता था कि एक जो कि अपना अंग्रेज़ थे, जो एक रेसिडेंट, उसको इंग्लिश रेसिडेंट ऑफिसर रहते थे, जो वहाँ के कोर्ट में रहा करता था, वो वहाँ पर रह करके उस राजा की कई नीतियों का नज़र रखता था और कई नीतियों के निर्धारण में अपना रोल पेश करता था। तो सबसे पहले इसी का जो रेसिडेंसी थी, यहाँ पे ही इंग्लिश रेसिडेंट ऑफिसर रहता था, उसी पे लोगों ने आक्रमण कर दिया। और अवध पे भी जो वहाँ की रानी ने अपना कब्जा कर लिया था। इसके अलावा देखेंगे 30 जून को यहाँ पे रिवोल्ट यहाँ पे भी हो चुका था। जो हेनरी लॉरेंस था जो यहाँ पर रेसिडेंट था अंग्रेज़ों का, उसने जो 15 किलोमीटर दूर रहता था, उसने रानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे भी डिफीट मिली। उसके बाद जो हेनरी लॉरेंस थे, उन्होंने अपने इलाहाबाद से एक जनरल को बुलाया जो कि हैवलॉक थे। उन दोनों ने रानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी हजरत महल के पास, लेकिन दोनों जीत नहीं पाए। और आखिरकार जो है कि 25 सितंबर जो है कि जीत नहीं पाए। इस प्रकार से दोनों की एफर्ट फेल नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, अब दोबारा से जब आपको देखिए कि मई से शुरुआत हुआ, सितंबर तक जो है कि सारे हमारे रूलर जीतते रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो है कि
यहाँ से दूसरा फेज शुरू हो जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो सारे लीडर होंगे अब जो है कि हमारे जो लीडर हारने लगेंगे। अब देखिए जो ये कॉलोनल कैंपबेल आया है, जो जनरल है ये कॉलोनल कैंपबेल, इन्होंने जो है कि नाना साहब तात्या टोपे को हराना शुरू कर दिया, क्योंकि जो गोरखा थे उनकी मदद की सहायता से उन्होंने लखनऊ पर अटैक किया और 21 मार्च 1858 में उन्होंने जो है कि अवध पर दोबारा से कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने। इस प्रकार से जब उन्होंने अवध, लखनऊ, फतेहगढ़, कानपुर सभी को कब्जा लिया था, तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम चलते हैं यहाँ पर झांसी की रानी की तरफ। उन्होंने अपने लड़ाई को बढ़ाया। तो यहाँ पे जो लीडरशिप रही थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर सर ह्यूज रोज थे, इनकी निगरानी में रानी लक्ष्मीबाई पर अटैक किया था। इसी प्रकार से 7 मई तक जो है कि बरेली और रोहिलखंड भी कंट्रोल में आ गए थे, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गए थे। और यहाँ पर देखेंगे कि आप जो है कि 17 मई को भी रानी जो है कि लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। और यहाँ भी इस प्रकार से जो है कि 1857 का पूरा रिवॉल्ट क्रश हो गया था। इसके अलावा जो कि देखेंगे जो अवध की तरफ जो लॉर्ड क्लाइडे थे, उन्होंने भी नाना साहब को और इन सभी लोगों को नेपाल में सर लेने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आप देखते हैं इस प्रकार से हमारा सारा जो कि जितने भी राजाओं ने अपने अपने फोर्ट जीत लिए थे, उन सबों को हारना पड़ रहा था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा इस रिवॉल्ट को क्रश किया जा रहा था। चलिए फिर आप देखते हैं, फिर एक जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, यहाँ पे आपको कुंवर सिंह के बारे में देखेंगे। कुंवर सिंह ने यहाँ पे बड़ी ही चतुराई से वो बड़ी ब्रेवली फाइट किए थे और ब्रिटिश फोर्सों को 15 अप्रैल 1858 में हरा दिया था। उस टाइम सारे राजा हार रहे थे, इस टाइम इन्होंने जो है कि कुंवर सिंह की जीत हुई थी। और लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी 9 मई 1858 में। इस कारण वो एक बहादुर और चालाक जो है कि योद्धा ख़त्म हो गया था। इस कारण बड़ी ही आसानी से फिर जो है कि पहला जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ख़त्म हो चुका था। और मुख्य रूप से सारे हिस्टोरियंस यही बताते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि सभी जगह जो विद्रोह हुआ था वो एक साथ नहीं हुआ था। सभी कोई 5 दिन बाद कहीं झांसी कानपुर में अलग हुआ, झांसी की रानी ने अलग विद्रोह किया, मेरठ में अलग हुआ, दिल्ली में कुछ देर बाद हुआ, जबकि राजा कुंवर सिंह ने तो 1 साल बाद शुरू किया। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास कमी महसूस होती है कि किस प्रकार से एक साथ एक विद्रोह को ऑर्गेनाइज किया जाए। यदि यही विद्रोह एक साथ किया जाता और इस सभी का एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक लीडर होता, तो हो सकता है कि हमारा इतिहास 1857 के बाद दूसरा होता, हमें आज़ादी पहले ही मिल चुकी होती। चलिए इतिहास में जो हुआ वो हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 के बाद विभिन्न प्रकार के चेंज किए गए थे और अंग्रेज़ों ने। तो उसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी जो है कि उत्तर प्रदेश से सागर और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिया गया था 1861 में धीरे धीरे। और जो दिल्ली अजमेर मारवाड़ को भी उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। लेकिन उसमें के बाद 1902 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था। लेकिन 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके थ्रू इसका नाम सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया था। चलो अब हम देखते हैं दूसरे फेज की तरफ चलते हैं। सेकंड फेज इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रहा था। सेकंड फेज में मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पे आपकी कांग्रेस का रोल रहता है, जो कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने की थी, जो इटावा डिस्ट्रिक्ट के उस टाइम कलेक्टर रहे थे। और जो कि इस सेकंड फेज में कांग्रेस के अराउंड ही सारे जो है कि एफर्ट्स रहेंगी लीडर्स की। तो इसमें जो एक सेकंड मूवमेंट में जो उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से लीडर्स रहे हैं, आप जैसा कि आप जानते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, तेज बहादुर सप्रू, शिवाई चिंतामणि, पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, रफ़ी अहमद किदवई और शंपूदानंद। ये सारे लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश के और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो आपको इन सभी के नाम पता होने चाहिए और याद भी होने चाहिए। इस प्रकार इन्होंने, इसके अलावा फिर जो सबसे पहला फेज था जो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में ये रहा था, वो आपका हिंदू और मुस्लिम का जॉइंटली वो मेट हुए थे इलाहाबाद में, यानी कि 1920 में ही, जो है कि एक प्रपोजल था जो कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए पास किया था। किस प्रकार से हमको कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना है। और इस जो है कि इस फेज में ये जो इस मीटिंग में जो मुख्य रूप से थे, उसमें देखो महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, BC पाल, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चिंतामणि जैसे फेमस
लोग रहे थे कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुख्य रूप से हमें ब्रिटिश शासन के साथ कोऑपरेशन नहीं करना था, यानी कि ब्रिटिश शासन को न तो कोई लॉ का काम करना था, न इनकी ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ना था, न ब्रिटिश की जो है कि अब वस्तुओं का यूज करना था, और ब्रिटिशों की मुख्य रूप से हमें सारी वस्तुओं का बहिष्कार ही करना था इस मूवमेंट के थ्रू। लेकिन जो है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य रूप से जहाँ घटना घटी थी वो चौरी चौरा कांड घट गई थी। चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था, जो है कि यहाँ पर जो है कि कुछ जो है कि मूवमेंट्स जो सत्याग्रही थे वो सत्याग्रही यहाँ की पुलिस के साथ भिड़ गए थे, और यहाँ पर 22 ब्रिटिश ऑफिसर को की हत्या कर दी गई थी। तो इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस सिविल डिसओबीडियंस इस मूवमेंट को जो है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। इस कारण कुछ लीडर्स बहुत नाराज़ भी रहे थे। ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन जाना जाता है महात्मा गांधी का, कि इन्होंने थोड़ी सी वॉयलेंस के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया था। तो चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके अलावा इसी के दौरान जो है कि मुख्य जो घटना हुई थी वो आपकी रायबरेली में भी कुछ घटना हुई थी। रायबरेली में भी तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो मुंशीगंज जेल है, इसके अलावा जो गोसाईगंज है, गोसाईगंज फरीदाबाद में है, और आपका बद्दा खान है। यहाँ पे भी जो कि किसान थे, मोस्टली किसान थे, वो पुलिस के साथ भिड़ गए थे। यहाँ पे भी वायलेंस हो गई थी, क्योंकि यहाँ मुख्य जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य लड़ाई रही थी, आप स्वतंत्रता संग्राम में देखोगे यहाँ किसानों की रही है। किसान जो है कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे, और इस कारण वो जमींदारों के खिलाफ थे। जमींदार और तालुकदार के खिलाफ जो है कि उत्तर प्रदेश के किसान रहे थे। और यहाँ का जो पूरा मूवमेंट है यहाँ किसानों का, सिर्फ किसानों को लेकर ही रहा है, उनकी किसानों की मांगों को लेकर ही रहा है। और इसका जो नेतृत्व किया था किसानों की लीडर्स, किसानों का जमींदारी प्रथा के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। इसके अलावा आप देखेंगे कि फिर इसके अलावा ये जब 1921 में मूवमेंट ख़त्म हो गया था, जो कुछ लीडर्स थे जिन्होंने अपनी कॉलेज छोड़े थे, अपनी पढ़ाई तक को, शिक्षा को दाव पे लगा दिया था, तो वो जो है कि रिवॉल्यूशनरी बन गए थे। उन्होंने जो है कि उन्होंने जो अपना रास्ता अपना लिया था वो रिवॉल्यूशनरी रास्ता अपना लिया था। वो नॉन वॉयलेंस के रास्ते से हट गए थे, वॉयलेंस उन्होंने अपना लिया था। इसी प्रकार 1921 से 1930 के बीच में आपके देखो कई केस हुए थे जिनमें वॉयलेंस हुई थी, जैसे काकोरी केस है, मेरठ केस है, मणिपुर केस है और बनारस केस हैं, जिन्होंने, और इसके इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं आपको वॉयलेंस के द्वारा रिवॉल्यूशन किया था वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं। इन्होंने जो स्थापना की थी इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक इनकी स्थापना की थी, लेकिन बाद में जो है कि अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते ये महान स्वतंत्रता सेनानी भी जो है कि शहीद हो गए थे। इसके अलावा देखते हैं जो है कि फिर इसके बाद जो है कि आपका किसानों का जो मूवमेंट रहा था वो, जैसा कि मैंने बताया कि नेहरू ने ही किया था। जो 1931 जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन जो महात्मा गांधी ने इरविन के साथ समझौता कर लिया था। और उस दौरान भी किसानों का बहुत मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट रहा था। इसके अलावा जो कि आप देखोगे कि किसानों ने जो है कि जो 1942 में महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट रहा था, वहाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और मुख्य रूप से बलिया, आजमगढ़ और आगरा, इस प्रकार से कई ज़िले थे जहाँ पर किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जब 1937 में कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई थी, तो उस दौरान भी किसानों के लिए जमींदारी प्रथा और किसानों को टैक्स न भरना, किसानों को जो कि किसानों की ज़मीन थी उस पर उनका अधिकार दे देना किसानों को, इस प्रकार के कई एक्ट जो कि कांग्रेस सरकारों ने पास किए थे अपने अलग अलग राज्यों में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लीडर्स का जो है कि योगदान रहा है। और आज भी हमको दिखता है कि उत्तर प्रदेश के जो अब तक जो कई प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से हुए हैं, जो टोटल प्राइम मिनिस्टर में देखेंगे तो मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, और भी इसमें कई नाम हैं आप जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे को ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट हम जो है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे की जानकारी हम आपको देंगे। धन्यवाद।